यूवी इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ श्री राजकुमार सिसोदिया जी उपस्थित हैं, जो कि अपनी कंपनी चलाते हैं और आप बड़ी बड़ी कंपनियों में बड़े बड़े गवर्नमेंट के उसमें कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं और मैन पावर सप्लाई का काम है, सिक्योरिटी का काम है, बहुत बड़ा काम है आपका। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आपकी हज़ारों मैन पावर लगी हुई है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। और हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमारी जो कंपनी है आपकी, वो उसकी स्थापना कब हुई, कैसे हुई, कैसे आपके दिमाग में आया कि ये काम हमें करना चाहिए, किस तरह से आपने उसको शुरुआत की? देखिए, हम लोग जो है देहात से जुड़े हुए हैं जी। और देहात में थोड़ा लोग कम पढ़े लिखे मिलते हैं। इंटर पास ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेजुएशन कर लिया तो उसके लिए बहुत देगा। हमने पहले हमारे यहाँ पे एनटीपीसी दादरी प्रोजेक्ट शुरू हुआ और वो 88 में शुरू हुआ, 1988 में। तब हमने देखा वहाँ पे कोई इस तरह का कोई ट्रेन लेबर तो थी नहीं, तो जैसे भी लोगों का, चूंकि बेरोजगारी ज़्यादा थी तो सबको हमने उसमें कंपनी से रिक्वेस्ट करके लगवाया। बाद में हमें एक एल के एक पीडी साहब थे, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, उन्होंने कहा जी हमें सिक्योरिटी की जरूरत है और आप एक कंपनी बना के ये सब शुरू करें। तब हमने शुरू किया, तो अभी तक आपने ये किस सन में शुरू किया था? करीब 1990 90 में 1990। और 99। अभी तक आपका जो शुरुआत से लेकर और अभी तक में आपने जो उस समय आपको कुछ संघर्ष भी करना पड़ा होगा, जब से आपने शुरुआत करी होगी, कुछ दिक्कतें भी आई होंगी। शुरू में और हमने देखा कि पहले एक साल तो सब ऐसे ही चलता रहा। उसके बावजूद जब सारी प्रक्रियाएं शुरू हुई, पीएफ नंबर लिया, ईएसआई नंबर लिया, जब सर्विस टैक्स लागू ही हुआ था, सर्विस टैक्स, तो कंपनियां काम तो करवाने के लिए तैयार थी, लेकिन कोई भी इस तरह की कोई पीएफ देने के लिए तैयार नहीं थी और मिनिमम वेज भी तैयार नहीं थी। तो धीरे 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 3-4 साल लगे उसको सतह पर लाने में। तो आपकी कंपनी जैसे अपने जो एम्प्लॉई हैं उनको स्किल करने के लिए भी कुछ प्रशिक्षण का कार्यक्रम या कुछ इस टाइप के वो भी करवाती होगी, ताकि आपका एम्प्लॉय कहीं किसी कंपनी में लगे तो उसको वहाँ पर ट्रेंड हो एक तरह से। पसारा में जो शुरू शुरू ये प्राइवेट सिक्योरिटी एक्ट लागू हुआ था तो उसमें था कि ट्रेनिंग सेंटर का भी, तो हमने भी अपना ट्रेनिंग सेंटर चलाया कई साल। एक सागर डिस्ट्रिक्ट में चलाया, एमपी में। एक ही हापुड़ डिस्ट्रिक्ट में गालन गांव है, यहाँ पे चलाया। और एक गुजरात में चलाया, भरूच में। तो बहुत सारे लोगों को ट्रेन किया। लेकिन अब तो ये है कि दूसरे बहुत सारे लोग मान्यता प्राप्त तो हैं, उन्हें परमिशन तो दी गई है, लेकिन सेटअप बहुत लोगों के पास है। तो हमको भी दिक्कत आती है उसमें, लेकिन अभी हम भी ट्रेनिंग करवाते हैं, अपनी ट्रेनिंग शुरू करते रहते हैं। हमारे पास ऑलरेडी मिलिट्री एक्स सर्विस मैन हैं जो ट्रेनिंग देते हैं और कैंप लगा के हम लोग उनको ट्रेन करवाते रहते हैं। जैसे आपने अभी बताया कि मिनिमम बेस कंपनियां नहीं देती थी, तो जैसे आप जनरली होता क्या, कॉन्ट्रैक्ट में टेंडर होते हैं, तो आपने अपने रेट दिए, इसके बाद फिर और भी कंपनियां अपने रेट देती हैं जो आपके कंपटीटर होंगे। जी जी। तो उसमें अगर जो जनरली प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की होती है कि हमें कम से कम रेट में हमें एम्प्लॉय मिल जाए, तो वहां पर आपको किन तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कि मतलब और सरकार को इस पे क्या करना चाहिए कि अगर जो कमी है तो? सबसे पहले तो जो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वो कुछ इतने कुकुर मुत्तों की तरह एजेंसियां हो गई है। ना तो उन पे पीएफ का कोई रजिस्ट्रेशन है, ना ईएसआई का रजिस्ट्रेशन है, ना अभी जैसे जीएसटी इसका रजिस्ट्रेशन है। तो उसकी वजह से वो लोग बहुत कम रेट में, मिनिमम वेज से भी कम रेट में 12 घंटे में काम करना शुरू कर देते हैं। उससे क्या है, जो वर्कर है उसकी तो शोषण ही है और कंपनी इस बात को देखते नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो गवर्नमेंट को ये कंपलसरी करना चाहिए कि बगैर पसारा के किसी को काम ना दे जिसपे पसारा ना हो। पसारा प्राइवेट सिक्योरिटी एक्ट का जो रजिस्ट्रेशन है, जो एक स्टेट से मिलता है। और उसके बावजूद सब ये पूरा तंत्र एक देखे। अभी पीएफ वाले क्या, वो भी आके चले जाते हैं, सर्विस टैक्स वाला तो नहीं छोड़ता यदि कहीं मिलता है उसको। लेकिन ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो एक जो एम्प्लॉयर है, उसके मेन एम्प्लॉयर, क्लाइंट, उसकी जिम्मेदारी एक फिक्स होनी चाहिए। यदि कहीं कोई इस तरह की बात होती है तो उसके ऊपर कार्रवाई हो, अपने आप सब ठीक हो जाए। सही कह रहे हैं। तो इसमें जनरली होता क्या है कि जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर होता है वो अपने कॉन्ट्रैक्टर से कहता है कम से कम आप रेट दो। जब और कॉन्ट्रैक्टर ए बी सी है, तो ए ने अगर मान लीजिए दिया कि हाँ मिनिमम बेस जो है, मिनिमम बेस के ऊपर उसने 10% अपना जोड़ा, 10% जोड़ने के बाद में फिर उसने जीएसटी और उसके साथ में अपना रेट दिया, तो मिनिमम बेस तो फॉलो करना ही पड़ेगा।
और 8 घंटे की उसने ड्यूटी जोड़ी, लेकिन जो अगला है जो कॉन्ट्रैक्टर जो कि 2 नंबर में काम कर रहा है, तो वो कॉन्ट्रैक्टर पता चला उसने नहीं दिया, उसने दे दिया रेट अपना, अगर मिनिमम पे 10,000 है तो वो 10,000 में ही काम करने को तैयार है। तो वो अपने जो मिनिमम वेज एक्ट है उसको कैसे वो फॉलो करेगा, कैसे उस पर एप्लीकेबल होगा ये चीज़ कि इस चीज़ के लिए प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के ऊपर वो होना चाहिए कि वो जिसको भी कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है, इवन गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयर हैं, गवर्नमेंट जहाँ पे काम दे रही है तो गवर्नमेंट को भी इस पे देखना होगा कि सबसे बड़ी हम प्रॉब्लम तो इसमें दरअसल यही है कि लोग पूरा रेट नहीं देते। दूसरा, जो इस तरह की एजेंसियां हैं जो 2 नंबर में काम करना चाहती हैं, वो जो उनका गार्ड है, जो उनका वर्कर है, उसको पूरा पैसा नहीं मिलता, उसका एक तरह से शोषण होता है और वो सबकी नजर में। उसको कोई, हम लोग तो अभी यहाँ से हम लोग कश्मीर से कन्याकुमारी तक काम कर रहे हैं, हमारे पास करीब 19 स्टेट का पसारा है पसंद है। और स्ट्रेंथ भी कई हजार है। तो उस हिसाब से हम पूरा अपना ख्याल रखते हैं हम तो कि भाई हर 10 तारीख को पेमेंट होना चाहिए, 15 से पहले पहले पीएफ जमा हो जाना चाहिए, जी जी उसके बाद जीएसटी 20 तारीख से पहले जमा होनी चाहिए, जी क्योंकि सब सबमिट, कंपनी को ये होना चाहिए भाई पहले सबमिट करो उसका सारा चालान वगैरह, तब आगे पेमेंट करें। जी। लेकिन उसको प्रिंसिपल एम्प्लॉयर देखे भी, वो अपने ही लालच में आके वो सब चोरी करवाता है, वो चोरी एक्चुअल करना में वही है क्या कि ये मैंडेटरी भी है, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के लिए भी मैंडेटरी है, लेकिन सरकार को इस पे वॉच करना होगा कि बिल्कुल कहाँ पे वो कर रहा है, मतलब। वो मिलके सब गड़बड़ करते हैं उस तरह जी। से। अच्छा, इसमें एक चीज और पूछनी थी आपसे कि जैसे अगर मान लीजिए आपको अपने वर्कर की सैलरी देनी है या सैलरी के अगेंस्ट में आपको ईएसआई और पीएफ जमा करना है, तो आपका तो अपना पैसा जो लगता है वो लगता ही है, लेकिन इसके अलावा भी क्या प्रिंसिपल एम्प्लॉयर आपको टाइम पे पेमेंट कर देता है कि आप टाइमली उसकी पेमेंट कर सकें, टाइम पे ईएसआई पीएफ जमा कर सकें? पूरे इंडिया में एक फैशन बन गया है कि लेट पेमेंट करना। कोई कितनी बड़ी से बड़ी कंपनी है, बहुत कम कंपनी ऐसी है जो टाइम पे पेमेंट करती है, 2-2 3-3 महीने रोक के चलती है। और उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, एक तो 10 तारीख तक पेमेंट करना है, भाई वर्कर है उसको गुजारा उसी से चलना है। जी जी दूसरा, सरकारी एक बाउंडेशन है कि पीएफ हर हालत में 15 तारीख तक जमा करना है, नहीं जमा तो कर, उसपे उसका मतलब जुर्माना भी लगता है, पेनल्टी भी लगती पेनल्टी है। भी है, प्लस इनकम टैक्स में भी उसको आप बुक नहीं कर सकते। दूसरा, इनकम टैक्स नहीं कराई। तीसरी बात ये है कि फिर जीएसटी जमा करनी है हर 20 तारीख को, उस पर इस तरह से पेनल्टी लगती है, इनकम टैक्स मतलब कर जी जी लेते हैं। तो इस तरह की बहुत बड़ी प्रॉब्लम, तो फिर आदमी को बैंक की शरण में जाना पड़ता है, तो उसमें ओडी वगैरह से उससे सब चलाना पड़ता है इस तरह से। फाइनेंशियल अब दिक्कत बहुत आती कई है कंपनियों उसमें पे तो। कई कई महीने का पेमेंट रुका है, हाँ, तो मेन जिनसे इस बार पे बार। हाँ। ये भी ध्यान देना चाहिए कि कंपनियां अपने कॉन्ट्रैक्टर को जिस तरह से पेमेंट वेजेस एक्ट में नियम है हम्म। कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को या किसी को भी 10 तारीख या 7 तारीख जो भी डिफाइन है, तो उसके पहले उनको पेमेंट करनी है, या नहीं, 15 तारीख के पहले ईएसआई पीएफ जमा करना है, तो उनको ये भी ध्यान देना चाहिए कि हम जब कॉन्ट्रैक्टर को अपने पेमेंट देंगे तभी वो टाइम पे जमा करेगा। बहुत सारी कंपनी तो अपने वर्क ऑर्डर में ही ये लिख देती है कि बिल सबमिशन के 1 महीने बाद, 30 दिन बाद, इस तरह। तो 2 महीने तो ऐसे ही घूम गया, 2 महीने उसके बावजूद भी और 2 महीने लगा देंगे। में तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहां आती है, भाई हमने अपना बजट बना लिया कि हम 2 महीने का चला लेंगे, 2 महीने का खर्चा कोई बात नहीं, 2 महीने बाद, लेकिन 2 महीने में पेमेंट नहीं मिलता, तब बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। और उससे, चूंकि वो गरीब आदमी जो खड़ा हुआ है, जो काम कर रहा है, उसकी तो रोजी रोटी वही है, उतना ही इनकम है, इनकम ऑफ सोर्सेज कोई अलग तो है नहीं, तो उसके लिए उसको टाइम पे पेमेंट करना जरूरी है। जरूरी। तो बैंक से ओडी लीजिए। तो ये चोरी सब, ये बड़ी कंपनी, छोटे लोग जो कंपनी है उनको सब ध्यान देना सिखाती चाहिए। है। सही। इसमें एक चीज और आती है जैसे आपकी लाइन में कि जो सिक्योरिटी गार्ड है वो दिन भर धूप में बरसात में खड़े होकर अपनी ड्यूटी करता है, तो उनके लिए क्या सुविधाएं देनी आप लोग देते हैं या प्रिंसिपल एम्प्लॉयर आपका देता है, और इसके साथ में क्या मतलब करना चाहिए इसमें क्या? सबसे बड़ी बात तो ये कि ये सारी जिम्मेदारी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की है। जिसके गेट पे गार्ड खड़ा है तो उसको टीन सेट वगैरह बना के देना चाहिए, लेकिन कोई नहीं करता इस तरह से। धूप में गार्ड खड़ा रहता है, धूप है, बरसात है, गर्मी, सर्दी, वो गार्ड पूरी तरह से उसमें खड़ा होकर ड्यूटी देता है। दूसरी सबसे एक और मेन प्रॉब्लम है कि प्रॉपर वे में नंबर ऑफ गार्ड्स का जो है वो चोरी करते हैं वो लोग। जहाँ पे 10 गार्ड लगने हैं वहां पे केवल 4 गार्ड लगाएंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी गार्ड की देंगे, एजेंसी की देंगे। चोरी हो जाएगी तो उसके ऊपर डेबिट नोट डालते हैं,
और ये सब जो प्रॉपर वे में काम करते हैं तो उनके लिए कम प्रॉब्लम है, छोटी एजेंसी के लिए बहुत ज्यादा बहुत प्रॉब्लम। दिक्कत है। बड़ी से बड़ी कंपनी भी, चाहे हिंदुस्तान की कोई बड़ी कंपनी है, सब में यही आप लोगों को तो जो गार्ड रखते होंगे उनका भी पूरा वेरीफाई करके उनको ही आप डिप्यूट करेंगे, क्योंकि ताकि किसी कंपनी में चोरी हो वो हम लोगों का उस चीज दरअसल को। हम लोग कंस्ट्रक्शन साइट पे भी जैसे एलएनटी के साथ काम कर रहे हैं, एफकॉन्स के साथ काम कर रहे हैं हम लोग, तो बहुत सारी जगह और भी कई बड़ी आईटीडी के साथ काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो साइट पे तो और भी प्रॉब्लम है, क्योंकि जंगल में कोई गार्ड रहेगा उसकी सुरक्षा, वैसे रात के जंगली जानवर से भी है सुरक्षा। कभी कभी कंपनी क्या कहती है एक गार्ड खड़ा रहेगा, एक गार्ड कैसे सब पॉसिबल है नहीं जंगल कर में खड़ा सकता। होना? तो उसके लिए प्रॉपर वे में व्यवस्था होनी चाहिए, वो नहीं हो पाती। तो कहते रहते लिखते रहते सब, जब कोई मिसहैपनिंग हो जाएगी तो फिर सब कानून और सब कायदे आ जाते, पहले कोई नहीं देखता। नहीं, ये बहुत जरूरी है ये ये चीज वहाँ तो होनी क्षेत्रीय पुलिस को भी देखना चाहिए कि भाई हाँ, कोई गार्ड जंगल में खड़ा है तो उसकी क्या सुरक्षा है क्या क्या नहीं है। सुरक्षा है, सही कल को प्रॉब्लम तो उनको भी होती है जब कोई बिल्कुल मिसहैपनिंग सही। होती है। आपके ऊपर सीएसआर एक्ट तो एप्लीकेबल नहीं होता है, जी, लेकिन फिर भी क्या आप कुछ सामाजिक गतिविधियों में आप भाग लेते हैं, हमारे किस तरह की सीएसआर तो लागू नहीं होता, जी। लेकिन हमने एक, चूंकि आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनियों में सब एक एचआर डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट बना हुआ है, लेकिन ह्यूमनिटी कहीं नहीं। हम्म, हमने तो एक बहुत पहले जब शुरुआत की तभी से ही एक ऐसा लेके चले कि जो भी हमारे वर्कर है, जो भी गार्ड है, सुपरवाइजर है, कोई भी है, सिक्योरिटी अफसर है, उसके लिए एक कभी भी कोई बीमारी है, कोई बात है, तो उनका सबका इंश्योरेंस करवाना, उनकी हेल्प करना। कहीं कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो जो पीएफ शेयर उससे मिलता है उसको तो मिलता ही है, उसके बाद एक निश्चित धनराशि उसके बच्चों को देना, वो सब उसके हर तरह के काम है। कोई बेटी की शादी है उसमें हेल्प करना, तो वो सारा हम लागू करते हैं। इसके अलावा आपको क्या लगता है कि सरकार को क्या सुविधाएं देनी चाहिए? आपकी जो आपकी साइज की आपकी टाइप की इंडस्ट्रीज हैं, तो उनको क्या सुविधाएं देनी चाहिए, क्या उनको फैसिलिटी देनी चाहिए, ये कहाँ पे लैक है सरकार का, जहाँ पे देखिए कि हमारे पास जो वर्कर है वो एक समाज का एक बहुत नीचे स्तर का एक बिलोंग करता है उस समाज से, और वो चाहे भले ही पढ़ाई लिखाई उसकी ग्रेजुएशन भी है, उसको हम ट्रेंड भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसकी बहुत सारी मजबूरी है जो एक नौकरी करने आता है। तो जो बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो उसको ठीक से पैसा नहीं देती, मजबूरी में काम करता रहता है। तो सरकार को इस पे एक मॉनिटरिंग इस तरह से करनी चाहिए कि जो बिल्कुल कोई इस तरह की हरकत ना करे और वर्कर का पूरा पैसा दे और पूरे उसको सुविधाएं मिलनी चाहिए। और आप अपनी तरफ से कुछ इसमें संदेश देना चाहेंगे इसमें कि क्या संदेश आप देना चाहेंगे, खासतौर से जो नया अपना रोजगार शुरू कर रहे हैं, नए लोग, जो नए लड़के आ रहे हैं, नए युवक आ रहे हैं या नव युवती आ रही हैं अपना रोजगार शुरू करने के लिए, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि उनको कैसे काम शुरू करना चाहिए, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए अपने आप को इंडिपेंडेंट खड़ा करने के लिए? देखिए इस सिक्योरिटी बिजनेस में जो भी सिक्योरिटी सर्विस शुरू करता है या कोई इस तरह का कोई भी व्यवसाय करता है, तो सबसे तो पहले उसके लिए 4-5 रजिस्ट्रेशन है। सबसे पहले भाई पसारा का रजिस्ट्रेशन ले, उसमें पीएफ का रजिस्ट्रेशन ले, और उसका रजिस्ट्रेशन ले ईएसआई का, और इसके बावजूद जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाए। वो हवा में ना रहे, नहीं कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिक्कत आएगी उसको, बहुत ज्यादा तो परेशानी आ जाएगी, काम तो नहीं कर पाएगा, उलझ जरूर जाएगा। मतलब उसको इसके ये रजिस्ट्रेशन के अलावा उसको और किन चीजों का ध्यान रखना और चाहिए कि जहां भी मतलब काम करने के उसमें है इच्छुक, वो उस संस्था में कम से कम वो ये इस तरह देखे कि उसको रेट पूरा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, और मिनिमम वेज के नीचे काम ना करे, जाके सारी सुविधाओं का ख्याल रखे जो भी गार्ड की मिलती है बहुत सारे। अभी क्या है उसमें हमारी सर्विस में बोनस भी मिलता है, ग्रेजुटी भी मिलती है, लेकिन बोनस कोई भी क्लाइंट देने को तैयार है, उसके ऊपर बनता है सारा। तो उसमें वो रेट में जोड़ के दें जिससे कि हम लोग पेमेंट करें, तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले तो बात यह है कि गवर्नमेंट को जो प्रिंसिपल एम्प्लॉय है ना, उसको थोड़ा सा फर्स्ट पार्टी को देखना चाहिए और उस पर कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए यदि इस तरह का फॉलो नहीं करते तो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया हमारे चैनल के लिए।